नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने एक बड़ा बदलाव देखा है। पहले के मुकाबले अब भारत की नीति कहीं ज्यादा एक्टिव, आत्मविश्वासी और रणनीतिक हो गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत की कूटनीति अब ज्यादा इंक्लूसिव, डेवलपमेंट ओरिएंटेड और राष्ट्रीय हितों पर फोकस हो गई है। और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, रिश्तों का नया नक्शा। दक्षिण एशिया से वैश्विक शक्ति तक भारत की विदेश नीति सफल। यूरोप के साथ भारत की नजदीकी, रूस से रिश्ते भी बरकरार। अमेरिका मेलजोल बढ़ाने को बेकरार। वसुधैव कुटुंबकम वर्सेस जियोपॉलिटिक्स दबाव। ग्लोबल पोजीशनिंग पर क्या प्रभाव? भारत और यूरोपीय संघ ईयू के रिश्तों में एक नया मोड़ आया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में 2014 के बाद से बड़े परिवर्तन आए हैं। भारत की रक्षा नीति, भारत की आर्थिक नीतियों में भी बड़े परिवर्तन आए हैं। और जाहिर है कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अपनी विदेश नीति में प्रोएक्टिव और जिम्मेदारी भरे अप्रोच के लिए जाना जाता है। आज का ये जो नया भारत है वो विश्व की घटनाओं को पेरीफेरी पर बैठ कर देखने में विश्वास नहीं रखता है, बल्कि पूरे विश्व की समस्याओं के समाधान के निकालने के लिए भारत अपना सकारात्मक योगदान करता है। चाहे वो वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना करके रखने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती से मुकाबला करना हो, वातावरण परिवर्तन के संकट से जूझना हो, या ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखना हो, सभी जगह भारत अपने सक्रिय योगदान को दे रहा है। हर जगह भारत लीडरशिप का जो रोल है वो ले रहा है। रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए ब्रसेल्स ने एक नया स्ट्रेटेजिक एजेंडा पेश किया है। इसमें व्यापार से लेकर रक्षा सहयोग तक 5 बड़े पिलर बताए गए हैं। लेकिन इस बार ईयू ने साफ कर दिया कि भारत के रूस से बने रिश्ते अब नजरअंदाज नहीं होंगे। ये पहली बार है जब ईयू ने खुले मंच पर कहा कि रूसी तेल खरीद और मास्को के साथ भारत के सैन्य अभ्यास रिश्तों में बाधा डाल सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% तक टैरिफ थोप दिए। अब वो ईयू पर दबाव बना रहे हैं कि भारत पर 100% तक टैक्स लगाओ, लेकिन ईयू ने फिलहाल अलग रास्ता चुना है। उसका मकसद भारत को दंडित करने से ज्यादा रूस की कक्षा से धीरे धीरे बाहर लाना है। ईयू चाहती है कि भारत संघ एक मजबूत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए हो और रक्षा सहयोग गहराए। यूरोपीय कमीशन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेवेन ने कहा, अब वक्त है कि भरोसेमंद साझेदारों के साथ संबंधों को दोगुना मजबूत करने का। ईयू ने जिन पिलर्स पर फोकस किया है उनमें शामिल है ट्रेड और निवेश, भारत यूरोप एफटीए को जल्द से जल्द पूरा करना, रक्षा सहयोग, यूरोपीय हथियार कंपनियों का भारत के विशाल रक्षा बाजार में प्रवेश और भारत की डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत, इंडो पैसिफिक सहयोग, चीन पर निर्भरता घटाने के लिए भारत को अहम पार्टनर बनाना, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स और चिप्स में साझेदारी, ग्लोबल गवर्नेंस,
ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भारत की मध्यमार्गी भूमिका का इस्तेमाल। ईयू की शीर्ष डिप्लोमेट काया कैलस ने साफ कहा कि भारत के रूस संग सैन्य अभ्यास और तेल खरीद रिश्तों में अड़चन डालते हैं। उन्होंने कहा, अगर भारत हमारे साथ नजदीकी चाहता है तो रूस की ऐसी गतिविधियों में भाग लेना हमारे लिए चिंता का विषय है। हालांकि ईयू ने यह भी जोड़ा कि वो भारत को रूस के कोने में धकेलना नहीं चाहता। दरअसल यूरोप मानता है कि भारत ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर रूस चीन का संतुलन बना सकता है। भारत अगले साल तक अपनी सेना और नौसेना को मॉडर्न बनाने पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी हथियारों की कमजोरी देखने के बाद भारत खुद भी डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यूरोपीय कंपनियां भारत के लिए विकल्प बन सकती हैं। वहीं भारत भी 2029 तक 5 बिलियन के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रख रहा है। जर्मनी ने तो भारत से व्यापार दोगुना करने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस लगातार मोदी सरकार संग सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ा रहा है। भारत साफ कर चुका है कि वह रूस से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मंच पर दिखे थे। लेकिन साथ ही यूरोप और अमेरिका संग भी रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही भारत की मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपनी विदेश नीति को संचालित करता है। लेकिन भारत की इस विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता उसका एक अभिन्न अंग है और जिसे कि कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जाहिर है कि भारत एक्सरसाइज करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखता है। हम वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना से भी काम करते हैं। अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखना और वैश्विक हितों को भी साधना, ये भारत की आज की जो विदेश नीति है वो इसी अप्रोच के अनुसार चल रही है और पूरे विश्व को परिवार का रूप मानते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में उनके विजनरी गाइडेंस में भारत जो है पूरे विश्व में अपना गौरवशाली स्थान बनाता जा रहा है। दक्षिण एशिया की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए रक्षा करार ने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को नया मोड़ दे दिया है। समझौते की शर्तों के मुताबिक यदि इनमें से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी अब दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी बन गए हैं। सऊदी अरब, जिसे अब तक केवल अपने विशाल तेल भंडार और ऊर्जा निर्यात के लिए पहचाना जाता था, अब तेजी से सैन्य ताकत में भी इजाफा कर रहा है। यही वजह है कि ये सवाल उठने लगे हैं कि विश्व रैंकिंग में इस खाड़ी देश की मिलिट्री किस स्थिति में खड़ी है और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो क्या दोनों मिलकर भारत का मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और ऊर्जा संसाधनों की वजह से उसके पास अपार आर्थिक शक्ति है। – 2025 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब का रक्षा बजट करीब $75 बिलियन से भी ज्यादा है, जो इसे दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा रक्षा खर्च करने वाले देशों में शामिल करता है।
उसके पास हाईटेक अमेरिकी हथियार पेट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम या 15 फाइटर जेट्स और यूरो फाइटर टाइफून जैसे हाईटेक साधन मौजूद हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सऊदी अरब के पास तकनीकी हथियार तो हैं, लेकिन उनका संचालन और रणनीतिक उपयोग मुख्यतः विदेशी विशेषज्ञों, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर करता है। पाकिस्तान सैन्य रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसके पास लगभग 170 से 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स माने जाते हैं। पाकिस्तान की सेना पर अनुभव लगातार सीमा पर संघर्षों, आतंकवाद विरोधी अभियानों और कश्मीर सीमा पर तनाव के कारण बढ़ा हुआ है। कई पाकिस्तानी सैनिक और रिटायर्ड जनरल सऊदी सेना में ट्रेनिंग और एडवाइजरी रोल निभा चुके हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी सेना संख्या और क्षमता दोनों में रखता है। भारत का सालाना रक्षा बजट 110 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। भारत के पास परमाणु हथियारों के अलावा हाईटेक मिसाइल प्रणाली, बड़ी नौसेना और स्वदेशी तकनीक पर आधारित रक्षा उत्पादन क्षमता है। साथ ही भारत के पास युद्ध का लंबा अनुभव है। 1947, 1965, 1971 और 1999 के संघर्ष इसका उदाहरण है। अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ आते हैं तो ये गठबंधन आर्थिक ताकत सऊदी और सैन्य क्षमता पाकिस्तान को जोड़ सकता है, लेकिन भारत से सीधा मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि भारत का विशाल सैन्य ढांचा और स्वदेशी तकनीकी क्षमता, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समुद्री सुरक्षा में बढ़त और हिंद महासागर पर पकड़, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक कूटनीति में मजबूत स्थिति है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का गठजोड़ क्षेत्रीय राजनीति में भारत के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में। लेकिन सीधी सैन्य टक्कर की स्थिति में भारत की सामरिक क्षमता, वैश्विक सहयोग और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली उसे कहीं अधिक मजबूत बनाती है। भारत की विदेश नीति अब नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टी अलाइनमेंट के दौर में है। नॉन अलाइनमेंट आंदोलन शीत युद्ध के समय कारगर था, जब भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से दूरी बनाई। लेकिन आज का मल्टीपोलर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत उनका क्षेत्रीय नजरिया पूरे दक्षिण एशिया में शांति और प्रगति को बढ़ावा देता है। इस नीति में ये समझा गया है कि पूरे
दक्षिण पूर्वी एशिया की सुरक्षा और विकास के लिए पड़ोसी देशों के बीच में विश्वास और सहयोग का माहौल जरूरी है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। भारत एक तरफ रूस से रक्षा और ऊर्जा खरीद रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी और व्यापारिक समझौते कर रहा है। खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा और प्रवासी भारतीयों की भूमिका अहम है, जबकि अफ्रीका और एशिया में भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है। भारत की जो विदेश नीति हमें जाहिर है कि संकल्प है, शक्ति है, साहस है, आत्मविश्वास है और जाहिर है कि भारत का जो स्थान है वैश्विक मामलों में लगातार ऊंचे से ऊंचा बनता जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का ये जो नया भारत है वो वैश्विक जो अनेक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके भी समाधान के लिए अपने प्रयास करता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रशिया यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए बैक चैनल के माध्यम से अपनी पूरी सक्रियता दिखाई है। उन्होंने यूक्रेन की यात्रा भी की, मॉस्को की भी यात्रा की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ वो लगातार संपर्क में है, वहाँ की भी यात्राएं की और रशिया यूक्रेन के युद्ध के समाधान के लिए भारत बैक चैनल के माध्यम से अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। इस नीति का फायदा ये है कि भारत किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं है और सबके साथ संबंध बनाए रखता है, लेकिन जोखिम भी है। अगर दो बड़े ब्लॉक आपस में टकराते हैं, भारत पर दबाव पड़ेगा कि वो किसी एक पक्ष का चयन करे। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत की तेल रणनीति को तो फायदा दिया, लेकिन पश्चिमी देशों की आलोचना भी झेलनी पड़ी। इसलिए भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति तभी सफल होगी जब वो सभी पक्षों को ये भरोसा दिला सके कि भारत उनके लिए विश्वसनीय लेकिन स्वतंत्र सहयोगी है। भारत की विदेश नीति हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है, लेकिन आज का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भारत के लिए एक कठिन परीक्षा है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दों पर उनके साथ खड़ा हो, जबकि रूस और चीन भारत से तटस्थता और आर्थिक सहयोग की उम्मीद रखते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इन दबावों से मुक्त रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चला पा रहा है? वास्तविकता यह है कि भारत को बार बार संतुलन साधना पड़ता है। एक तरफ रूस से हथियार लेना जरूरी है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी टेक्नोलॉजी और निवेश भी उतने ही अहम है। खाड़ी देशों से ऊर्जा चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के प्रभाव से बचना भी है। ये स्ट्रेटेजिक टाइट रोप वॉक यानी तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है, लेकिन भारत दबाव में आकर किसी एक धड़े में ज्यादा झुकता है तो दूसरे धड़े का भरोसा टूट सकता है। इसलिए विदेश नीति स्वतंत्र होने के बावजूद व्यवहार में ये कोई दबाव और समझौतों के बीच संतुलन साधने की कला है। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत है। भारत का लक्ष्य सिर्फ क्षेत्रीय ताकत बनकर रहना नहीं है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना है। इसके लिए विदेश नीति की परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। आज का ये जो नया भारत है वो जाहिर है कि विकसित भारत बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो इस बात को जानता है कि विकसित भारत को बनाना ये सिर्फ भारत के नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के प्रति जिम्मेदारी है। यदि भारत विकसित भारत बनेगा, कंप्रहेंसिव नेशनल पावर भारत की आगे बढ़ेगी, तो जाहिर है कि इससे पूरे विश्व को लाभ होगा। तो भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यदि विश्व में अपना एक गौरवशाली स्थान स्थापित कर लेता है, तो ये पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने में बड़ा ही मददगार साबित होगा। इसलिए विकसित भारत को बनाना सिर्फ भारत के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी है, और जिसका कि गहरा संज्ञान प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हमेशा लेते हैं और उसी विजन के अनुसार वो अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत को 3 स्तरों पर रणनीति बनानी होगी। पहला, पड़ोस में स्थिरता, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से जुड़ी चुनौतियों का संतुलित हल। दूसरा, खाड़ी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी। तीसरा, वैश्विक संस्थाओं UN, G20, WTO में अधिक नेतृत्वकारी भूमिका निभाना। यदि भारत इन तीनों मोर्चों पर सफल होता है तो वो वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है, लेकिन यदि वो बार बार संतुलन साधने में उलझा रहा
और किसी बड़े मोर्चे पर निर्णायक कदम नहीं उठा पाया तो उसका उभरता भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। विदेश नीति का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि भारत कितनी तेजी और साहसिकता से अपने हितों की रक्षा करते हुए विश्व मंच पर नेतृत्व दिखा सकता है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि भारत के आर्थिक और सैन्य सामर्थ्य की भी परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।